नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप लिखें a magnetic line of force may be defined as the curve a magnetic line of force may be defined magnetic line of force may be defined as the curve the tangent to which at any point gives the direction the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point gives the direction of magnetic field at that point direction of magnetic field at that point full stop properties of magnetic lines of force properties properties of magnetic lines of force जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहली प्रॉपर्टी magnetic lines of force are closed curves which start in air magnetic lines of force are closed curves which start in air. Magnetic lines of force are closed curves which start in air from the north pole and end at the south pole, which start in air from the north pole मतलब n pole लिख देंगे short में from the north pole and end at the south pole and then return to the north pole through the interior of the magnet. And then return to the north pole through the interior of the magnet. इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट ये क्या होता है इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है तो एक्सटर्नली इन द एयर यहाँ से एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा और यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इसके अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट आउट होता है और एक्सटर्नली साउथ पर खत्म होता है, लेकिन इंटरनली वापस ये नॉर्थ पर आकर ही टर्मिनेट होता है, खत्म ऐसे होता है। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से नहीं है, बेसिकली ये क्लोज्ड कर्व्स हैं। क्लोज्ड कर्व्स मतलब ये लूप पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, शुरुआत होकर खत्म भी होता है। ऐसे ही नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ गया एक्सटर्नली और अंदर
साउथ से नॉर्थ की तरफ। एक प्रॉपर्टी और होती है कि मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये यूनिफॉर्म होता है, मतलब पैरेलल होता है एक दूसरे के। ठीक है, खैर उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था। प्रॉपर्टी 2 देखिए, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर never cross each other, full stop. If they do so, that would mean if they do so, that would mean if they do so, that would mean there are two directions of the magnetic field. There are two directions of the magnetic field at the point of there are two directions of magnetic field at the point of intersection, which is impossible. Which is impossible, है ना। इसको डायग्रामेटिकली भी हम बनाकर ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है इस तरह से, और एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मान लीजिए ऐसे है इस तरह से, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर मैं इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करूं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इसको B1 बोल दो। और इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करूं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है ना। वैसे हम कहें कि भाई एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर सिंगल ही एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करी जाए तो वो ऐसे जा सकती है, दूसरी की बात करी जाए तो वो भी ऐसे जा सकती है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दो टेंजेंट बन जाएंगे, और दोनों टेंजेंट एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो एक ही पॉइंट पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। दैट्स वाई ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। पहला वाला क्या है कि इन द एयर, यानी कि एक्सटर्नली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पर टर्मिनेट होती हैं, और इंटरनली वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर आकर अपना पूरा का पूरा क्लोज्ड कर्व कंप्लीट करती हैं। ठीक है, ये दो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। तीसरी है दे स्टार्ट फ्रॉम दे स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन, फ्रॉम को अंडरलाइन कर लेना, एंड फिर ये दोबारा जो एंड है ये ई एन डी वाला है, एंड ऑन को अंडरलाइन कर लेना। दे स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली, ऑन द surface of the magnet normally। मतलब ऐसे कि ये आपका इधर मैग्नेट है तो इधर ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो यहां से अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली है और फिर ये ऐसे घूमकर इधर आ रही है तो नॉर्मली, यानी कि ये भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल, मतलब जहां से ये निकल रही है, स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगी वहां भी परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी, और जिस पॉइंट पर एंड करेगी वहां पर भी ये नॉर्मल होगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी
the lines of force have a tendency to contract lengthwise and expand sidewise. To contract दोबारा बोलो, वो रिपल्शन के लिए होता है। लेटरली एक्सपैंड करती हैं और लॉन्गिट्यूडनली मतलब लेंथ वाइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक्सपैंड करती है लेटरली, लेटरली मतलब साइड वाइज, साइड वाइज। मैं बता रहा हूँ अभी, तो ये पहले भी शायद बताया था। The lines of force have a tendency to contract lengthwise. The lines of force have a tendency to contract lengthwise and expand sidewise. Expand sidewise. Full stop. This explains attraction between unlike poles and repulsion between like poles. This explains attraction between unlike poles and repulsion between like poles. Repulsion between like poles. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहां से एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली ऐसे, दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली ऐसे, ऐसे नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली ऐसे, दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली ऐसे। तो मैं ये देखूंगा कि लेंथ वाइज, लेंथ क्या है इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाना, ये इसकी लेंथ है। तो ये लेंथ जो है ये तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो एकदम टेंस्ड होती है लाइन, क्योंकि एक दूसरे को ये खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कैसा होता है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो लेंथ वाइज, मतलब नॉर्थ साउथ की तरफ और साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि जैसे यहाँ से नॉर्थ से निकली ये, तो ये वाली भी जो, ये वाली जो है ये भी तो नॉर्थ से निकली हुई मैग्नेटिक लाइन है, ठीक है। तो ये भी नॉर्थ से निकली हुई है, ये भी नॉर्थ से निकली हुई है, तो ये दोनों आपस में क्योंकि सेम लाइक पोल से निकली हुई मैग्नेटिक लाइन है तो ये रिपेल करेंगी। इस वजह से साइड वाइज तो ये एक्सपैंड करती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसी वजह से स्ट्रेट लाइंस बनी हुई दिखाई देती है, इनमें स्लैक नहीं होता कहीं पर भी, ठीक है ना। इनमें स्लैक इस वजह से नहीं होता क्योंकि नॉर्थ से सीधा इसको साउथ पर जाना है, तो इसमें कहीं पर भी स्लैक नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे जाती हुई कर्व्ड मिलेगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकती थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस वजह से नहीं गई क्योंकि ये जो लाइक पोल्स वाला फंडा है ना, कि नॉर्थ से निकली हुई लाइन और नॉर्थ से निकली हुई लाइन ये साइड वाइज इसको एक्सपैंड कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा कर्व ले लिया इसने, नहीं तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता पकड़ती। नॉर्थ से साउथ की तरफ उसको जाना है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ पकड़ेगी। हमने वैसे भी देखा है, एक मैग्नेट है दूसरी मैग्नेट है तो वो टेढ़ी मेढ़ी होकर अट्रैक्ट नहीं होती, सीधा अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ठीक है। सभी को क्लियर है? बताइए बेटा, चौथी प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं, सचिका, वंशिका, त्रिशा, मिलन, ऐश्वर्या, आर्श। यस यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ the relative closeness of the lines of force gives a measure of the strength gives a measure of the strength gives a measure of the
strength of the magnetic field which is maximum at the poles. Which is maximum at the poles. हम ये देखते हैं कि पोल्स के आसपास जो है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, रिलेटिवली क्लोज होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, मैं तीसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकालूंगा तो वो भी यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर आएगी। ठीक, तो पोल्स पर मैं देखता हूँ कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो काफी नजदीक नजदीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर भी ज्यादा नजदीक होंगी वहां पर हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम कहां पर दिखाई देती है मेरे को? पोल्स पर, क्योंकि नॉर्थ पोल पर जो है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिलेटिवली काफी क्लोज होती हैं एक दूसरे के। इसी तरह से साउथ पोल पर भी ये रिलेटिवली काफी क्लोज होती हैं। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, हाँ, दूर जाते जाते तुम लोग। चलिए जी, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। ये हट गया है सिलेबस से। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार पॉइंट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी हट गया है। और अगला जो है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हट गया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ये भी गया। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो मुझे ये तो पता होना जरूरी है कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या है। नॉर्मल जो मैग्नेट होती है वही मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि मैग्नेट में मैं उसको आइसोलेट नहीं कर सकता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तोड़ तोड़ कर अलग नहीं करा जा सकता। आप तोड़ेंगे भी तो भी साउथ पोल बन जाएगा अपने आप दूसरी जगह। तो जो एक नॉर्मल बार मैग्नेट है वही मैग्नेटिक डाइपोल भी है। अब नोट करेंगे अगला जो टॉपिक है, हाँ जैसे एक बार मैग्नेट है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ, अगर सर एक और बार मैग्नेट उसके पास है तो उन दोनों की फील्ड तो इंटरसेक्ट कर सकती है। इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करते ही क्या होगा कि वो जो है रिपल्शन हो जाएगा उनके बीच में। उनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरफियर करेगी ही नहीं एक मैग्नेट की दूसरे मैग्नेट से। आप मैग्नेट को जबरदस्ती भी नजदीक नहीं रख सकते। आप जबरदस्ती नजदीक रखेंगे तो फिर एक्सप्लोड कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही वो एक्सप्लोड कर जाएगा। मेरी बात सुनिए, हमने क्या करा कि हमने देखो, वैसे तो मैंने कहा कि जबरदस्ती हमने पकड़ के दो मैग्नेट्स को आसपास रख दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इंटरफियर कर रही हैं। वो कब तक कर रही हैं? हमने जबरदस्ती फोर्स लगा रखा है ना। आप फोर्स हटा दें, फोर्स हटाने के बाद मतलब आप हाथ आपने पकड़ रखा है, आप छोड़ दो तो वो रिपेल ही करेंगी ना एक दूसरे को। अच्छा, वहीं पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस मैग्नेट की वजह से मैं अब करंट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो वहां एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां करंट जो है आप जबरदस्ती अगर प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे तो वो करंट कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस वजह से जब हम दो मैग्नेट्स की भी बात करते हैं तो हम दो मैग्नेट्स की बात क्यों कर रहे हैं? हम क्योंकि दो मैग्नेट्स की हेल्प से एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो वो सिस्टम तभी बन पाएगा जब आप दोनों मैग्नेट का, जैसे एक का नॉर्थ और एक का साउथ पोल है, तो दूसरी वाली का जो साउथ है वो पहली वाली के नॉर्थ से आप चिपका दीजिए। ठीक है, तो तब वो कंप्लीटली एक मैग्नेट बन जाएगा, तब उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तब वो एक सिस्टम कहलाएगा। मैग्नेट्स को जोड़ने का तरीका वैसे नहीं होता जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम रेसिस्टेंसेस जोड़ा करते थे ना। ये तरीका होता था, एक तो सीरीज में जोड़ना है, एक पैरेलल में जोड़ना है। तो मैग्नेट्स को जोड़ने का ऐसा तरीका होता नहीं है। मैग्नेट को सीधा सीधा जोड़ा जाता है कि एक मैग्नेट है और दूसरी मैग्नेट है, तो पहले के नॉर्थ पोल को दूसरे के साउथ पोल से, वो आप बचपन में खेल करके देख भी चुके होंगे। ठीक है ना, कि सीधा चिपकाओगे चिपकेगी ही नहीं, लगाए रहो जान, उसमें लगाते रहो। तो जब तक जान लगाते रहोगे तब तक तो ठीक है, जबरदस्ती आपने चिपका रखा है। उसके बाद आपने हटा भी दिया तो जैसे ही हटाओगे वो घूम कर फिर चिपकेगी वहीं से जहां से चिपकना है उसको। मतलब अपनी मर्जी चलाती है कुल मिलाकर ये। ठीक है, आगे चलता हूँ बेटा, ये बता रहा हूँ आर्श, एक मिनट। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ये है, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज
लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो ये लेंथ वाइज, लेंथ क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचाव होगा, तो इस वजह से इसमें स्लैकनेस नहीं आती, कहीं पर भी ढीली नहीं दिखाई देगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। दूसरा कि दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड साइडवाइज। मैंने कहा कि एक एक लाइन निकली नॉर्थ पोल से, दूसरी लाइन भी निकली नॉर्थ पोल से, तो ये भी नॉर्थ से निकली है, ये भी नॉर्थ से निकली है, तो इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ऐसे ही ये नॉर्थ पोल से निकली, ये नॉर्थ पोल से निकली, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो साइड वाइज तो ये रिपेल करेंगी, लेकिन लेंथ वाइज इस नॉर्थ को ये साउथ बुला रहा है कि भाई जल्दी आ जा मेरे पास, हम दोनों की तो दोस्ती जो है वो जग जाहिर है, नॉर्थ को तो साउथ से ही मिलना है जाकर। समझ गए? तो लेंथ वाइज तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी और साइड वाइज ही एक्सपेंड होगी। बताइए, क्लियर है? चलिए, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हट गया, हट गया। आप जब सिलेबस उठाकर देखोगे ना, तो अभी जो हमने करा है मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तीसरे या चौथे नंबर पर लिखा हुआ है। पहले नंबर पर सिलेबस में ये लिखा हुआ है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले हमने कर लिया, अब ये है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहला टॉपिक यही लिखा हुआ है इस बार के रिवाइज सिलेबस में, तो पहले यही करेंगे, देखिएगा। और अभी बार मैग्नेट एज अ सोलेनोइड है सिलेबस में, बार मैग्नेट एज अ सोलेनोइड वो भी करेंगे। तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल ये है, मतलब जो करंट लूप होता है, लूप का मतलब ये है कि एक सर्कुलर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है? अगर वो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाए उसका, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। देखिए, आप नोट करें, वी नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, we know that the magnetic field, we know that the magnetic field produced at a large distance small r, magnetic field produced at a large distance small r from the center of a circular loop of radius a, from the center of a circular loop, center of a circular loop of radius small a, radius small a along its axis is given by along its axis is given by along its axis is given by b is equal to mu naught ia square, mu naught ia square upon 2r cube, अपॉन 2r क्यूब। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में डिराइव करा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप से अगर मैं थोड़ा सा दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, और जो दूरी होगी वो क्या होगी, एट अ लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस जो है वो अलोंग इट्स एक्सिस वाला था। आप याद रखिए, एक था, एक हमारा वो था जब हम सेंटर पर निकालते थे, तो सेंटर वाला नहीं है, ये अलोंग इट्स एक्सिस वाला है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक, और ये तब ये वो वाला केस है जब हमारा r जो है वो बहुत ज्यादा है एट अ लार्ज डिस्टेंस। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट
बाई 2 पाई। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब ये है कि ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन इंटू 2 पाई, और यहाँ पर 2r³ इंटू 2 पाई। ये करने के बाद में मैं क्या करूंगा, ये 2 पाई इंटू 2 है ना, तो 4 पाई बनाने के लिए करा गया है ये 2 पाई से मल्टीप्लाई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग कर लो, म्यू नॉट और 2 इंटू 2 पाई क्या हो गया 4 पाई, मल्टीप्लाई बाई आई, मल्टीप्लाई बाई आई ए स्क्वायर 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन r³। 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन r³। फिर मैं क्या करूंगा, इन्होंने बोला कि सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस है, तो ये करा जा सकता है कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई सॉरी 2i यहाँ पर रख दो, और पाई ए स्क्वायर जो है ये क्या हो गया, अगर रेडियस सर्कुलर लूप का ए है तो उसका एरिया हो गया, अपॉन r³। आगे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2ia अपॉन r³। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2ia अपॉन r³, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। यहां तक करने के बाद में आप क्या करेंगे, क्या चाहिए, चलिए एनआईए पर भी आता हूं अभी। देखो यहां पर एक पॉइंट आप लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at an axial point lying far away from it is given by E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught टू पी अपॉन r³। 2p अपॉन r³, मैं इस वाली इक्वेशन को बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, और इस वाली को बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद नोट करें, p बताने की जरूरत तो नहीं, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we note that on comparing equation 1 and 2 we note that both b and e have same distance dependence. Both b and e have same distance
dependence, that is 1 upon r cube, 1 upon r cube। हम कभी भी बात करते हैं ना कि अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हम मोबाइल फोन से जो हम वॉइस कॉलिंग करते हैं उसकी बात करें, किसी भी तरीके के अगर ये सिग्नल ट्रांसमिशन की बात होती है, तो कभी भी आप सुनेंगे तो आप या तो लिखा हुआ देखेंगे कहीं पर भी ईएम वेव्स, या पर आप सुनेंगे हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेसिस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ही ये है कि वहां पर अभी तक हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 2 3, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बहुत ज्यादा। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब चैप्टर नंबर 6 ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। एक साथ अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेले मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहां से क्या समझ में आता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हम ये बोलते हैं कि ये एक कांस्टेंट है जो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज का निकालें ये कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला। इसको हम क्या बोल देते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, और ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, ये परमिटिविटी से रिलेटेड है। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर भी सेम डिपेंडेंस है। मैग्नेटिक फील्ड इस कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म्स हैं, ये वाली जो टर्म्स हैं ऊपर 2IA और 2P, ये भी एक साथ ही चलेंगी, ये भी एक साथ चलेंगी। मतलब एक साथ चलने का मतलब ये है कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से इस कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ किस चीज की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, जिस चीज पर बच्चे ध्यान नहीं देते और शायद पढ़ाने वाले टीचर भी ध्यान नहीं देते, ये लार्ज डिस्टेंस। हमेशा याद रखना, लार्ज डिस्टेंस की बात है। हम लार्ज डिस्टेंस की बात जब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही बात होगी। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ही तो है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई ना, वायर वाले टेलीफोन्स में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई कि जो वायरलेस की तरफ हम सब तरफ जा रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो वायरलेस की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में वायरलेस जो है वो काफी इफेक्टिव मीडियम है। आज कहीं भी बात कर सकते हैं ना, देश विदेश में कहीं भी, और किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। और वो चीज शायद आपने फेस नहीं करी होगी, हमने करी है। हमने करी है कि जब बहुत दूर भी बात होती थी, इनफैक्ट जब आप चेन्नई भी बात करते थे, तो तब भी ये प्रॉब्लम होती थी कि हाँ पहले मैं बोलूंगा फिर तुम बोलना जब तुम्हें सुनाई दे जाए जो मैंने बोला। तो वो एक टाइम गैप के साथ, यानी कि 1 1.5 या 2 सेकंड के बाद वो आवाज पहुंचती थी, फिर हम रुक जाते थे। और शायद देखा भी होगा जो मिलिट्री बेस्ड मूवीज हैं उसमें बोलते हैं ना वो ओवर, कि मैंने बोल दिया तो पहले मैं बोल लूं। ओवर बोलने का मतलब ये है कि अभी बीच में तुम कुछ मत बोल जाना, ठीक है, नहीं तो वॉइस जो है वो ओवरलैप कर जाएंगी, रेजोनेंस हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इधर वाला जब बोल रहा है तो वो बोलने के बाद बोलेगा ओवर, फिर जब उधर वाला बोलेगा वो बोलने के बाद बोलेगा ओवर, और जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी तब ओवर एंड आउट हो जाता है। ठीक है, सुना होगा ये काफी मिलिट्री बेस्ड वाली जो फिल्म है उसमें बताते हैं। तो ये वहां पर भी क्या था कि वहां पर भी कम्युनिकेशन जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये साथ साथ चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये सारी चीज क्यों बताई जा रही है, ये इस वजह से बताई जा रही है कि जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो 2IA है और ये जो 2P है, ये एक तरह से सेम ही चीज है। ठीक है, ये एक तरह से सेम ही चीज है। तो आप नोट करेंगे दिस सजेस्ट दैट दिस सजेस्ट दैट a circular current loop behaves as a magnetic dipole. A circular current loop behaves as a magnetic dipole
a circular current loop behaves as a magnetic dipole of magnetic moment अभी बता दीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। देखिए इधर भी कांस्टेंट 2 है, इधर भी कांस्टेंट 2 है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इधर 2p है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मूवमेंट p है, तो यहाँ पर ये जो आई है, आई ए है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ही होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ही होगा। m इज इक्वल टू आई ए, m इज इक्वल टू आई ए। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि ये जो सर्कुलर करंट लूप है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो मैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर पाया, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल मूवमेंट को एक्सियल पॉइंट पर कैलकुलेट करना, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैलकुलेट करना, वो सब कुछ हमें अब करना ही नहीं है इस साल, वो हमको करना ही नहीं है। ठीक, तो हमको सिर्फ ये करना है। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को सिर्फ ये समझिए कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक तरीके से ही साथ साथ चलते हैं। ठीक, हम ये कहेंगे कि बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, नहीं, वो अगले चैप्टर में देखना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 90 डिग्री के एंगल वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो 0 डिग्री वाली डायरेक्शन में जाएगा या 180 डिग्री वाली डायरेक्शन में जाएगा। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है कि वो परपेंडिकुलरली ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब याद रखिएगा, वाइवा में एक चीज पूछी जा सकती है कि भाई जब वायर सीधे सीधे हैं तो वायर को घुमाने की क्या जरूरत है, क्यों लूप बना रहे हो वायर का, वायर का लूप क्यों बना रहे हो, जब सीधे सीधे करंट फ्लो कर रहा है, सीधे सीधे करंट फ्लो करने पर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आप वायर को घुमा क्यों रहे हो भाई, सर्कुलर लूप, फालतू का नया स्टंट बिना मतलब का, वो बिना मतलब का नहीं है। याद रखिएगा कि जब मैंने वायर को ऐसे घुमाया, तो घुमाने के बाद ही वो सर्कुलर वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैं ये देख पाया कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेट ही होता है। मैग्नेटिक डाइपोल कोई नई चीज नहीं है, वो मैग्नेट ही होता है। ठीक, तो ये चीज आप ये बताएंगे, अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप ये कहेंगे कि जब वायर को घुमाकर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा गया, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक प्रोपोर्शनेट वे में बिहेव कर रहा था, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है। ठीक है, तो उसी चीज से वो इट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जिस चीज का फायदा हम लोग आज उठा रहे हैं। समझ गए, मोबाइल टेलीफोनी। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सभी को, यहीं तक है, बस ये टॉपिक कंप्लीट है, इतना ही है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी आगे चलते हैं फिर। उसके बाद बस एक लाइन लिख लीजिए जो आप बोल रहे थे, ये मिटा रहा हूं इधर से। यहां पर आप लिखेंगे, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, if a current carrying coil consists of capital N turns, एक लूप ना होकर कई लूप हो जाएं, और कितने हो उसके अंदर टर्न्स, n टर्न्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बस कैपिटल N और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, m इज इक्वल टू NIA। ठीक है, ये करने के बाद में फिर अगला टॉपिक आप नोट करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिलेबस में देखना सेकंड टॉपिक जो है वो यही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फर्स्ट चैप्टर में या शायद सेकंड में पढ़ा था, हाँ सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ चलते हैं ना, उस वेलोसिटी को सीधे सीधे वेलोसिटी भी तो बोला जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोलते हैं उसको, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे सीधे नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन चलता है शक्तिमान की तरह। इलेक्ट्रॉन खुद भी ऐसे घूमता रहता है और आगे की तरफ जाता रहता है, ठीक है ना। तो जैसे शक्तिमान है ना, वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमता रहेगा और फिर सीधे सीधे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता 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 सीधे जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को सिर्फ सीधी वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ना बोलकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, घूमता घूमता जाता है आगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, वो घूमते 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 ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है क्या? हाँ, देखते हैं अभी, नोट करिएगा। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। नोट करें, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज consider an electron revolving एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला टॉपिक आपने नोट करा है एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 4 में है या 5 में है? हाँ, ये वाला टॉपिक जो मैं ये लिख रहा हूँ, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला, एक बार एनसीईआरटी में देखना। हाँ, ना ना ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसका प्रॉपर प्रूफ दे रखा है। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये एनसीईआरटी में 4th चैप्टर में दे रखा है ये वाला टॉपिक, ठीक है। और नए सिलेबस में उन्होंने 5th में दिखाया है इसको। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस, एंटी क्लॉकवाइज around a nucleus in an orbit of radius r small r with speed v and time period t. With speed v and, याद रखना टाइम पीरियड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, टाइम टेकन नहीं लिख रहा, टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक सर्कुलर लूप में एक लूप कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। और हमने अगर 50 बार उसका चक्कर काट लिया, 50 बार चक्कर काट लिया, और वो बोल रहे हैं नहीं भाई 49 टाइम्स जो आपने चक्कर काटे थे ना, उसमें जो टाइम लगा, तो दैट इज कॉल्ड टाइम टेकन। लेकिन एक लूप कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसको या तो टाइम पीरियड बोल देते हैं या सिंपली पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो एक इसका डायग्राम बनाइए। ये है हमारा, मैं ना ऐसे बना रहा हूँ, एक छोटा सा सर्कल बनाकर और बीच में ना पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव लिखने का मतलब ये समझिए, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, दैट मींस दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वैसे तो न्यूट्रॉन्स भरे रहते हैं उसके अंदर, और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, दैट वाई ये आपका पॉजिटिव हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को मैं मान रहा हूं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो एक डॉट करके दिखा दो कि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ई की पावर में माइनस लिखकर ऐसे दिखा दीजिए कि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। और इधर एक लेंथ दिखाएंगे एल वेक्टर। ये लेंथ क्या है बताता हूं अभी। एल वेक्टर और इधर नीचे दिखाएंगे म्यू एल वेक्टर, म्यू एल वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से लेकर और इलेक्ट्रॉन तक का, न्यूक्लियस से लेकर और इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज आर। ऑर्बिटल रेडियस बोल देते हैं इसको। और क्योंकि सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो जिस इंस्टेंट पर भी मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा, उस इंस्टेंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी। वी वेक्टर, ये डायग्राम बना लो।
और लिखिएगा इक्विवेलेंट करंट करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन, चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन। और मैं क्या कर रहा हूँ कि चार्ज के नाम पर एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, और कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, यही घूमे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने ई बोल दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, फिलहाल ई लिख रहे हैं बस इसको। और टाइम टेकन किस तरह से निकाल रहे हैं? टाइम टेकन ऐसे निकालेंगे कि पाथ क्या है, पाथ है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr। सर्कुलर लूप में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v। ठीक है, तो 2πr/v अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं एक पाथ की बात कर रहा हूँ, एक लूप की बात कर रहा हूँ, तो वन लूप इज इक्वल टू 2πr डिस्टेंस। तो इस टी को क्या बोल देंगे? 2πr/v, 2πr/v। और अब इसको ऊपर ले जाइए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो I इज इक्वल टू EV/2πr। फिर एरिया ऑफ द करंट लूप, इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेवलिंग को ही तो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो करंट पैदा होता है। तो एरिया ऑफ द करंट लूप, ये जो लूप है इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। ठीक है, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IA क्यों निकाल रहा हूँ? IA क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दो, और EV/2πr इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दो। a इज इक्वल टू πr², EV/2πr मल्टीप्लाइड बाई πr²। एक पाई से एक पाई गया, एक आर से एक आर गया। ठीक है, अब इस IA को मैं बोल रहा हूं म्यू एल वेक्टर, या भी म्यू एल बोलिए सिर्फ। ठीक है, वेक्टोरिकली अभी बताऊंगा इसको। ये हो गया EVR/2, EVR/2। ठीक है, हमने इसको m क्यों नहीं बोला, म्यू क्यों बोल रहे हैं? ठीक, बस इतना लिखकर यहां तक नोट कर लीजिए, यहीं से आगे कल कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यहीं से आगे कल करेंगे कंटिन्यू। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, इतना यहाँ से और यहाँ तक जो करा है? यस सर। ठीक है, चलिए बेटा फिर कल करवाता हूँ इसको आगे कंटिन्यू। थैंक यू सर। चलिए, ओके।